नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम एनसीईआरटी को सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं। इसी क्रम में अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th के इकोनॉमिक्स एनसीईआरटीज़ के चैप्टर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 7वां चैप्टर है। इस वीडियो में हम 7वें चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इस संदर्भ में इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण और धारणीय विकास। अर्थात इकोनॉमी में कैसे पर्यावरण का जो है वो महत्व है और कैसे हमें उसे बचाकर चलना चाहिए, इस पर मेन ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो जैसे एक देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स में दिया गया है कि पर्यावरण को यदि यथावत छोड़ दिया जाए तो वह निरंतर लाखों वर्षों तक जीवन का सहारा बन सकता है। इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति मानव प्रजाति है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मानव जो है, जनसंख्या हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो अभिशाप की श्रेणी में ये आएगा कि हमें पर्यावरण की क्षति होती है। मनुष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में जाने अनजाने दूरगामी और अपरिवर्तनीय बदलाव लाने की क्षमता रखता है। प्रौद्योगिकी का विकास इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं कि इससे जो है सो हमें पर्यावरण में जाने अनजाने में दूरगामी और अपरिवर्तनीय बदलाव देखने को मिल सकता है। कई सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका दोहन करते करते एक समय उनकी उपलब्धि समाप्त हो जाएगी और हम लोग इस चीज में सफर कर सकते हैं। जैसे अभी के डेट में ही देख लीजिए ना, वाटर स्कार्सिटी की समस्या बढ़ी ना, वाटर स्कार्सिटी की समस्या बढ़ी है ना। वो जो जल जो होने चाहिए थे, जल संकट जो है वो तो बढ़ा ना, जल संकट बढ़ा। अब ये स्थिति हो गई है, रिपोर्ट बताती है कि 2030 से 35 के बीच में आधे से ज़्यादा शहर जो है वो बिना पानी के हो जाएंगे। भौम जल भी उस क्षेत्र का जो है सो उसका लेवल कम हो जाएगा। और प्लस में क्या है कि जो सूखा पड़ने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो फिर इस पर क्या हो रहा है कि प्रौद्योगिकी के द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार के पानी बनाने की तरीकों को खोजा जा रहा है। चाइना और बाकी जो देश हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। तो इससे बेसिकली क्या है, एक तरफ तो प्रौद्योगिकी का विकास है कि हम हर क्षेत्र में अपना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये नुकसान कर दिया कि हम पर्यावरण की जो स्थिति थी उसके साथ ही हम खेल गए। पर्यावरण की स्थिति बिगड़ गई। कैसे बिगड़ी? उद्योग जब बन रहा है, उद्योग का जब डेवलपमेंट हो रहा है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग खुल रहे हैं कुछ। अब वहां पे क्या हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्र में उद्योग खुलेंगे, तो पहाड़ी क्षेत्र में जब उद्योग खुलेंगे तो उससे क्या हो रहा है कि उससे जो है वो पर्वतों में स्खलन देखने को मिलता है। ठीक है, और लैंडस्लाइडिंग और भूकंप, ये जितने प्रकार की आपदाओं को सुनते हैं उन सब का कहीं ना कहीं कारण क्या बन रहा है, मानव का आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से दूरगामी और अपरिवर्तनीय बदलाव। आप उत्तराखंड त्रासदी देख ही चुके हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के गलत दोहन, संसाधन का गलत प्रयोग, जो संसाधन का गलत इस्तेमाल, गलत जो किया गया, उसके साथ उसका परिकर जो है सो हमें परिणाम देखने को मिलता है उत्तराखंड वाले संकट में, त्रासदी में। उसी प्रकार से भोपाल गैस को देखिए, है ना। इसी सब के संदर्भ में नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो आप विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन देखते हैं वो क्या है, वो इन सब इसी चीज को जागरूक करने की कोशिश की। आज के डेट में गंगा नदी इतनी प्रदूषित हो गई है ना, कि गंगा अभियान चलाना पड़ा, स्वच्छ गंगा जल अभियान चलाना पड़ा। क्या है ये? बेसिकली यही बताता है कि हम कैसे जो है वो संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपने पर्यावरण को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। और इससे नुकसान किसी का नहीं है, इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा है, क्योंकि जीवन अभी तक जहां खोजा गया है वो पूरे ग्रह में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे जीवन मौजूद है। इसके अलावा सारे प्लैनेट्स जो है वो भी उसकी आकांक्षाएं में कि मिल सकती भी है, नहीं भी मिल सकती है, और उसमें भी हम लोग जो इस प्रकार का दोहन कर रहे हैं। तो उसी चीज पर हमें जागरूक किया गया है कि पर्यावरण जो है वो पर्यावरण की परिभाषा बताया और उसके कार्य को बताया कि ये करता क्या है। तो इसमें कहता है कि पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जितने भी विरासत आप देखते हैं भूमंडल में, पेड़, पक्षी, जीव, जानवर,
पठार, मैदान, ये सारे क्या है, ये पर्यावरण के ही भाग हैं। ये देखिए, इसका डिस्क्रिप्टिव अगर हम जाएंगे तो हमें एक पर्यावरण चैप्टर अलग से पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जो पर्यावरण लाने का मुद्दा ये था, इस चैप्टर को यहाँ पे लाने का मुद्दा बस इतना ही है कि हमें एक समरी पता होनी चाहिए कि कैसे अर्थव्यवस्था से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर हमें बात करना है। तो उसी संदर्भ में पर्यावरण परिभाषा को बताया गया कि समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के कार्य क्या है? तो पर्यावरण के कार्य है संसाधनों की पूर्ति करता है, ठीक है, अवशेष को समाहित करता है, जो जो कोयला वगैरह जो हम लोग देखते हैं वो अवशेष को समाहित करके ही बना है, सैकड़ों वर्षों के वो अंतराल के बाद कंबसन हुआ अंदर में, फिर इस प्रकार से वो बना। और जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। तो ये जो है वो पर्यावरण का मुख्यतः कार्य है कि सबसे पहला कार्य क्या हो गया कि संसाधनों की पूर्ति करता है, चाहे वो नवीकरणीय गैर नवीकरणीय संसाधन हो। दूसरा है अवशेष को समाहित करता है, और तीसरा क्या है, विविधता प्रदान करता है, जीवन का पोषण करता है ना। ये पर्यावरण के धारण क्षमता की सीमा है, अर्थात ऐसा नहीं है कि आप प्रयोग किए जा रहे हैं और संसाधन बने जा रहे हैं और हम अनिश्चित काल तक और अनिश्चित सीमाओं तक हम इसका यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसकी एक अपनी सीमा है, इसके बाद कंसिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड लेवल पे भी, भारत लेवल पे भी हमने देखा है कि किस प्रकार से हमें नुकसान सहने की, हमने नुकसान सहा है, हम उसके साक्ष्य हैं कि हमने इन तरीके से परिवर्तनों को देखा है। एक समय था जहां कभी पहाड़ पठार हुआ करते थे, आज के डेट में वो मैदान हो चुका है। एक समय था कि जहां पे उर्वरक मैदान हुआ करते थे, वहां पे आज बंजर भूमि बन गई है ना। तो ये क्या है, ये पर्यावरण का ही जो गलत तरीके से जो संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, उसी का ये परिणाम है कि पर्यावरण पे इसका असर देखने को मिलता है ना। उसके बाद क्या है कि विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों के समृद्ध उपभोग तथा उत्पादन मानकों ने पर्यावरण के पहले दो कार्यों पर भारी दबाव डाला है। अनेक संसाधन विलुप्त हो गए और सृजित अवशेष पर्यावरण के अवशोषित क्षमता से बाहर हो गया। और इसी कारण देखते होंगे अर्थ डे मन रहा है, ओवरशूट डे मन रहा है। ये क्या है? ये सब यही है कि एक साल में हमें इतना संसाधन इस्तेमाल करना था और प्रत्येक साल जो है वो हम संसाधन जो है उस समय से पहले ही खत्म कर जा रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये यही बता रहा है कि हम किस प्रकार से संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, किस प्रकार से हम दुरुपयोग कर रहे हैं संसाधनों का। संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? मानव के द्वारा ही हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है। जनसंख्या इतना विस्फोट कर रहा है, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार से अपने आप को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। बस क्या हो रहा है ना कि प्रसार करने की जो एक इच्छा जाग रही है, इस कारण जो है तो हमें ईगो क्लैश तो हो रहा है, ईगो पर सेटिस्फैक्शन हमें चाहिए, लेकिन उससे हमें पर्यावरण में नुकसान पहुंच रहा है। रसिया यूक्रेन पे वॉर करता है, उस पर हमला करता है, उसका जो है सो नस्ते नाबूद करने की कोशिश करता है। इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि दोनों के बीच में युद्ध तो छिड़ गया, लेकिन जो विभिन्न प्रकार के वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, उस वेपन्स में जो केमिकल्स इस्तेमाल किए गए थे, वो अंततः तो पर्यावरण में ही गया ना। और जब पर्यावरण में गया तो उससे हमें नुकसान क्या हुआ? उससे हमें नुकसान ये हुआ कि पर्यावरण में वहाँ की वायु प्रदूषित हो गई, किसी प्रकार का कुछ बीमारी हो गया। आप नागासाकी वाला घटना जानते ही हैं, किस प्रकार से जापान आज भी उससे ग्रसित है ना। छोटे स्तर पे बात करें तो कैसे उद्योग का इस्तेमाल किया जाता है और एसिड रेन का कंसेप्ट आता है। आज ऐसी स्थिति हो जाती है कि क्लाउड सीडिंग करना पड़ता है। तो ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण के जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे या भौतिक और जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय जितने भी संसाधन थे, उनका गलत प्रकार से जो प्रयोग किया गया, उसी का जो है सो भरपाई हम लोग कर रहे हैं पर्यावरण के प्रदूषण में, कि विभिन्न प्रकार के जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना, इस प्रकार का जो प्रदूषण पाया गया, वो सब का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? मानव का गलत तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करना। अवशोषी क्षमता, ये जो टर्म आया अवशोषी क्षमता क्या है? ये पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से है।
एक सीमा तक ही जो है सो पृथ्वी इस चीज को देखेगा, इससे ज्यादा करने पर वो नुकसान होता है। आप एग्जाम्पल में हैजा, दमा ये सब देख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण में बहरे होने की संभावना जो हो जाती है, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। आप माइग्रेन की समस्या देखते हैं, एस्नोफीलिया की समस्या देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब वही है, पर्यावरण का ये साइड इफेक्ट्स है जो मानव को विभिन्न विभिन्न प्रकार के बीमारियों के रूप में देखने को मिलता है। और इस प्रकार से हमें पर्यावरण को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। वैश्विक उष्णता, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम आपको एक बस संक्षिप्त रूप देना चाहेंगे। ग्रीन हाउस गैस का प्रयोग होता है GHG, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे CFCs, ठीक है, मीथेन, ओजोन, है ना, ये सारे जो है वो क्या है, आपके ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। तो यही, अब इससे क्या होता है कि एक देखिए, पृथ्वी क्या है ना कि एक एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। अब गैसेज इतने निकल रहे हैं तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर उसको कुछ जो है वो विकिरित कर देता है, रेडिएट कर देता है, और कुछ को अवशोष कर लेता है। जब वो अवशोष करता है तो आखिर वो अवशोष होकर कहाँ आएगा? हमारे पृथ्वी सतह पे ही तो आएगा ना। और पृथ्वी सतह पे आएगा तो क्या होगा? ज्योग्राफी के टर्म में पढ़ना है हमें कि जब एनर्जी जो है वो क्या होती है, हाई टू लो जाती है, अर्थात गर्म है तो वो बैठने की कोशिश करेगा, है ना, गर्म है तो वो ठंडा होने की कोशिश करेगा, वो बैठेगा तो क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा, और लेयर बनेगा तो क्या होगा, इससे परेशानी ये होगा कि हमारा जो बाहर से जो जैसे सूर्य किरण की जो किरणें आने वाली हैं उनमें जो है वो विभिन्न प्रकार के वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगी, और उससे नुकसान ये होगा कि जो हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए किरण से वो हमें नहीं मिल पाएगी। उसका नुकसान भी एक चीज ये हो जाता है कि जब लेयर बन गया, अब लेयर बन गया तो उससे ये नुकसान होगा कि ओजोन पे जो है ओजोन परत कम हो जाएगी। ओजोन परत कम होगी तो उससे क्या होगा कि जो सन रेज से अल्ट्रावायलेट रेज निकल रहे हैं वो सीधे हमारे शरीर पे पड़ेंगे, और जब हमारे शरीर पे पड़ेंगे तो विभिन्न तरीके का आप सुने होंगे, सन बर्न हो जाना, है ना, स्किन बर्न होना, ये सब क्या है, ये सब जो है वो पर्यावरण के गलत संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग कर उसका नुकसान जो है उसी का बाय प्रोडक्ट्स इसको बताता है। और इस पर विभिन्न प्रकार के क्योटो प्रोटोकॉल और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब जो क्या है, ये सब स्रोत माने जाते हैं। और उसमें क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल सम्मेलन बैठकें की जाती हैं, और ग्रीन हाउस गैस को किस प्रकार से कम किया जाए उस पर चर्चाएं की जाती हैं। इस पर विशेष अलग से भी चर्चा की जाएगी कि कैसे कैसे, यह एनवायरनमेंट का मुद्दा है, बट बेसिकली आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आर्थिक व्यवस्था से इसे कैसे जोड़ा जा सकता है। ये ओजोन अपक्षय की बात हो गई, जो अभी मैं CFC और UVs की बात कर रहा था उसकी ये चर्चा करता है। अब इससे क्या हो रहा है ना कि देखिए, दामोदर घाटी भारत के सर्वाधिक औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। भारी उद्योगों में प्रदूषणकारी तत्व दामोदर नदी के किनारे जमा होकर पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रहे हैं। ये दामोदर घाटी परियोजना से आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से नुकसान हो रहा है। नर्मदा जो है सो उसी प्रकार से है। अब क्या हो रहा है ना कि उद्योग बनाना है तो हमें वनों को कटाई करना होगा, ठीक है। अब वन की कटाई होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि डिफोरेस्टेशन हो ही रहा है। अब डिफोरेस्टेशन होगा तो उससे क्या होगा कि जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ेगा, और जब वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो उससे नुकसान अंततः किसे होना है, उसे नुकसान अंततः मानव को ही होगा, है ना। अब क्या है कि वायु प्रदूषण जो है, भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा क्षरण, वन्य कटाव और वन्य जीव की विलुप्ति है। इनमें से प्रमुख कौन है? भूमि अपक्षय, जैव विविधता में हानि, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त हो गए, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो विलुप्त हो गए। तो वो सब क्या है, वो सब हमारा जो है वो बताता है कि हम कैसे जो है इस चीज को आगे लेकर के चल सकते हैं। इन सब पे हमें काम करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, ताजे पानी का प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट जो है वो आपका प्रबंधन, तो ये क्या है, ये सब जो है सो हमारे उस चीज को दर्शाता है कि कैसे जो है सो हम लोग पर्यावरण को कैसे हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं। आप ये बॉक्स देख रहे हैं, ये चिपको आंदोलन है ना, ये चिपको आंदोलन 1983 है ना, सिरसा जिला,
तो इन्होंने क्या किया, हिमालय हिमालय क्षेत्र में ये काम किया गया था। ये किया गया कि जब उद्योग को बढ़ाने के लिए अधिकारी लोग जब आए, कॉन्ट्रैक्टर आए पेड़ को काटने के लिए, तो वहाँ की जो जनजातियाँ थी उन्होंने क्या किया कि पेड़ से सट गए, मतलब चिपक गए, और चिपकने के बाद कहे कि भाई अब काटो, मतलब हमको भी काटो, पेड़ को भी काटो। तो स्वाभाविक सी बात है ना कि नरसंहार वाली बात हो जाती। तो फिर इस पे विवाद हुआ, फिर अलग अलग तरीके से काम किए गए इस पे, और इसमें स्त्री पुरुष स्त्री बच्चे सभी लोग इसमें जुड़े, और जब जुड़े तो इसका जो है सो एक अलग इसका प्रभाव बना। और प्रभाव बना तो इससे क्या हो गया कि कर्नाटक में ऐसे ही आंदोलन एक दूसरा नाम था जिसको अपिक्को कहा गया था, जिसका अर्थ है बाहों में भरना। तो अपिक्को और चिपको आंदोलन, ये दोनों जो है वो एक ही प्रकार के चीज थे। चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, ये बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। और ये क्या किए थे कि उसे इस प्रकार से लकड़ियों का जो दुरुपयोग होता, पेड़ों को काट दिया जाता, उनको बचाया गया, संरक्षण किया गया, और यहाँ से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। और ये बहुत बड़े पैमाने पर चला, इससे पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान किया गया। अब क्या है कि ये जो भूमि के जो अपक्षय हो रहे हैं उसके उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण क्या हैं? वन का विनाश, आधारीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण, खेती बाड़ी, वन भूमि का अतिक्रमण, वनों में आग और अत्यधिक चराई, भू संरक्षण, है ना, ये सब जो हैं, कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग, सिंचाई, भूमि जल का पुनः पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण, है ना, संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता, कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता, ये सारे जो हैं ये हमें ये दर्शाते हैं कि कैसे जो है सो हम भूमि के अपक्षय को कम कर रहे हैं। और इससे नुकसान कहीं ना कहीं किसे हो रहा है? पर्यावरण स्थिति, पर्यावरण के विकास को ये अवरोधक के रूप में देखा जाता है। इसी को अब कंट्रोल करने के लिए भारत में क्या किया गया? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया, सीपीसीबी। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ठीक है, ये क्या करता है? ये करता था, ये बोर्ड जो है वो सीपीसीबी जल, वायु और भूमि प्रदूषण से संबंधित सूचनाओं का संकलन और वितरण करता है। ये समय समय पे बताता है कि हमें कितना जो है सो वायु में गुणवत्ता है, जो हम लोग एयर इंडेक्स देखते हैं, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, ये सब इसी के द्वारा देखा जाता है कि कैसे हमें जो है सो अब हमें इस पर काम करना चाहिए, कैसे जो है सो हमें कितना अब जो है सो इसका स्टेज हो चुका है, कितना हमें रोकना है, क्या करना है, ये सब जो जानकारी है वो सीपीसीबी के द्वारा दिया जाता है। सीपीसीबी ने उद्योगों की 17 श्रेणियों की पहचान बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग के रूप में की है ना। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं कि ये अब सीपीसीबी बताता है कि कैसे जो है वो हमारा 17 उद्योगों को इसमें सम्मिलित किया गया है, और कैसे ये जो है वो हमारे उसमें बेनिफिट, हमारे जो है सो पर्यावरण को कैसे दूषित कर रहे हैं, उस चीज़ पे बात करता है सीपीसीबी। अब क्या हुआ है कि इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया, प्रदूषण जितना फैल गया पर्यावरण में कि इसको बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की धारणीय विकास की सहायता ली गई। धारणीय विकास क्या हुआ कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अर्थव्यवस्था अगर चलानी है तो पर्यावरण से ही काम हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर के जितने अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, जो भी हैं वो किस पे काम कर रहे हैं? वो प्राकृतिक संसाधनों पर ही काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज बन रहा है, वो किस पे काम कर रहा है? प्राकृतिक संसाधनों पे काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को तो एक साथ आना ही पड़ेगा, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही माने जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि इसके लिए हमें एक धारणीय विकास की अवधारणा की जरूरत पड़ेगी, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED ने इस पर बल दिया है ना। उन्होंने क्या प्रकार परिभाषित किया कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे, उस प्रकार का विकास हमें करना चाहिए। बाकी विभिन्न प्रकार के इस पे बैठकें होती रहीं, कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये वो, है ना, कैसे मापा जाना चाहिए, किस प्रकार से हमें कैसे दरिद्रता को समाप्त करना होगा, सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन का, है ना, दरिद्रता समाप्त करना होगा, सुरक्षित जीविका निर्वाहन साधन, इन सब के बारे में बात की गई। हरमन डेली एक विख्यात पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री जो थे, उन्होंने धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं दी। क्या दी?
मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारणा क्षमता के स्तर तक सीमित करना होगा। ठीक है। प्रौद्योगिकी प्रगति आगत निपुण हो न कि आगत उपभोगी, है ना। मतलब पर्यावरण ये जो प्रौद्योगिकी है उसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से करें, आगत निपुण के रूप में करें, न कि आगत उपभोगी के रूप में। तीसरा, नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण। चौथा, गैर नवीकरणीय संसाधनों का अपक्षय। और प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिए। ये सब कारण जो है हमें करना चाहिए और इस प्रकार से जो है वो हमें पर्यावरण विकास में सहायता मिलेगी। 2015 में यूएन ने क्या किया, 2030 तक हासिल किए जाने वाले 17 स्थायी विकासात्मक लक्ष्य तैयार किए गए, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका जो है वो उन्होंने रणनीति बनाई जिसमें 17 स्थायी विकासात्मक लक्ष्य को प्राप्ति करने की बात की गई। इस पर हम एक अलग से वीडियो आपको बना देंगे कि एसडीजी क्या है, यह पर्यावरण में विशेष रूप से पढ़ना है। फिलहाल इतना जानिए कि एसडीजी का इस्तेमाल किया गया था जिसमें सारे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को शामिल किया गया था। अब क्या है कि धारणीय विकास की रणनीति क्या हो सकती है, तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर हम गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा कि धारणीय विकास की रणनीति में हमें सहायक मिलेगा, है ना। सहायक किस प्रकार से मिलेगा, तो गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग जो है उसे हमें कम करना होगा। इस प्रकार से जो है सो हम ऊर्जा के उसमें हम सहायक हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ऊर्जा संसाधन का लाभ उठाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे, सौर किरण, वायु शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ये सब क्या है, ये सब पारंपरिक ऊर्जा है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग जो है उसको कम करके हमें पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना चाहिए। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का जब हम उपयोग करेंगे तो उससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा कि हम पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में एक कदम आगे बढ़ सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में एलपीजी गोबर गैस का उपयोग, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पहले क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी, उपले, अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते थे। इससे वन विनाश, हरित क्षेत्र में कमी, मवेशियों के गोबर का अपप्रत्यय और वायु प्रदूषण जैसे अनेक प्रतिकूल प्रभाव होते थे। एलपीजी क्या करेगा कि इन सब से बचाएगा। गोबर गैस संयंत्र आसान ऋण और सहायकी देकर के उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो एलपीजी, गोबर गैस, इन सब का इस्तेमाल किया जाए। बल्ब जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उज्ज्वला योजना चल रहा है, उज्ज्वल योजना चल रहा है। इन सब क्या है, ये सब बेसिकली पर्यावरण को बचाने के तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित ना हो। इसी में सीएनजी है ना, सीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वायु शक्ति को टाइडल एनर्जी के जरिए विंड एनर्जी के जरिए कैसे हम जो है वो इसका उपयोग कर सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, खास करके बिजली उत्पादन में, उस पर बात करना चाहिए हमें। फोटोवोल्टेइक सेल द्वारा सौर शक्ति का निर्माण, जो सोलर प्लेट की बात की गई है, उसका इस्तेमाल कैसे करके हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे सोलर प्लेट से हमने पिछली वीडियो में बताया कुसुम योजना, है ना, कुसुम योजना, सोलर के जरिए जो है सो सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है सो विभिन्न पारंपरिक स्रोत हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। लघु जलीय प्लांट, है ना, मिनी हाइडल प्लांट जिसको कहते हैं, इन झरनों की ऊर्जा से छोटी टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से बिजली का उत्पादन होता है और छोटे क्षेत्र के लिए इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। और पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार, पारंपरिक रूप से भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहे हैं तो हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमें कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था आदि में जानकारी मिलेगी तो वो बेनिफिट के रूप में देखा जाएगा। पिछली बार हमने बात किया था पिछली वीडियो में कि जैविक कंपोस्ट खाद, जो जैविक कृषि की बात हो रही थी, अगर इसका हम इस्तेमाल करें तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होगा। और केमिकल फर्टिलाइजर का जब इस्तेमाल कम होगा तो इससे क्या होगा कि जैविक कंपोस्ट खाद की बढ़ोतरी होगी और इससे हम लोग क्या करेंगे, पर्यावरण में होने वाले जो रासायनिक घटक हैं उनमें जो है हमें कमी देखने को मिलेगा। जैविक कीट नियंत्रण, तो जैविक कीट नियंत्रण जो है उसका भी उपयोग किया जा सकता है ना। मिश्रित फल का प्रयोग कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहेगी।
मिश्रित फसल और एक ही भूमि पर लगातार कई वर्षों तक अलग अलग फसलों के उत्पादन से भी किसानों को लाभ मिलेगा। मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी, और जब उर्वरता बनी रहेगी तो उससे क्या होगा, हमें पर्यावरण को बचाने में सहायक प्रदान होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सांप, चूहा, अनेक प्रकार के कीड़े खा जाते हैं। उल्लू, मोर जैसे हानिकारक कीटों का भक्षण करते हैं। यदि हम इन्हें कृषि क्षेत्र में रहने दें तो वे काफी संख्या में कीटों का नाश कर देंगे। इस संबंध में छिपकली भी उपयोगी है ना। तो इन सब के जरिए जो भी है, हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करके इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि धारणीय योजना के जरिए, धारणीय विकास के जरिए हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा आर्थिक विकास होगा, आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि होगी। तो इस पर ध्यान देना चाहिए हमें, और कैसे हम पर्यावरण को आगे बढ़ाएं, ये पर्यावरण का चैप्टर है, लेकिन हमें कम से कम इस चीज को बहुत ही सीमा के तौर पे, सीमा के अंदर में रह के इस पे हमें काम करना चाहिए। तब जो है सो हम अपने उस आधार पे पहुंचेंगे जहां पे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हम आर्थिक समृद्धि की बात कर सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में इस चीज के बारे में पढ़ा कि पर्यावरण जो है वो पर्यावरण क्या है, ठीक है, पर्यावरण के कार्य क्या हैं, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा कि अवधारणीय विकास के लिए हमें क्या क्या, अवधारणीय विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो पहल, है ना। तो अवधारणीय विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो विभिन्न प्रकार के, जैसे कि पारंपरिक स्रोतों का उपयोग, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग, है ना, जैविक खाद, जैविक खाद, मिश्रित फसल इत्यादि। इन सब के जरिए हम क्या करेंगे कि पर्यावरण को बचाने में हम सहायक होंगे। तो इस प्रकार से 7वां चैप्टर आपका समाप्त हुआ। हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि चौथा इकाई और इस क्लास का लास्ट चैप्टर है, भारत और इसके पड़ोसी देशों की तुलनात्मक विकास अनुभव। देखिए, ये क्या होता है ना कि भारत और इसके पड़ोसी देशों की तुलनात्मक विकास का अनुभव हमें करना है। ये क्या होता है कि साल दर साल बदलता है ना। तो इसमें हम आपको एक आइडिया देंगे कि कैसे जो है हम कैसे निर्धारण करते हैं कि कोई भी चीज जो है सो भारत और उसके पड़ोसी देश की तुलनात्मक विकास जो होगी वो किन किन चीजों पर निर्धारित करती है, उन सब का हम बात करेंगे, है ना। तो देखिए, जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने कहा था कि भूगोल ने हमें पड़ोसी, इतिहास ने मित्र, अर्थशास्त्र ने भागीदार तथा आवश्यकता ने सहयोगी बना दिया है। जिन्हें भगवान ने ही इस प्रकार जोड़ा है, उन्हें इंसान कैसे अलग कर पाए। अर्थात ये हुआ कि जब आप हैं और आपके आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे मेल मिलाप बना करके ही आपकी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है। और इस क्षेत्र में क्षेत्रीय वैश्विक समूह का निर्माण हुआ, जैसे सार्क, यूरोपियन संघ, ब्रिक्स, आसियान, G8 और G20 आदि। ये सब क्या है, ये सब इकोनॉमिक संस्थान हैं रीजनल क्षेत्र पे, जो अलग अलग तरीके से अपने देश के लिए और अपने ग्रुप के लिए विकास पथ का चयन करते हैं। सार्क आपने सुना ही, आपने बिम्स्टेक सुना ही, है ना, आपने ब्रिक्स सुना ही। तो ये क्या है, ये सब एक दूसरे को कैसे हम आर्थिक सहयोग करें, आर्थिक समृद्धि कैसे करें, इन पर सहायता प्रदान करने के लिए बैठकें और संस्थान की जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि विकास पथ क्या है ना। इसमें देखिए, इसमें बेसिकली तो आपको विशेष कुछ समझना नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पर हम बात करने से अच्छा है कि हम एक छोटे छोटे जो ज़रूरत हैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे एक टर्म देखा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे वैदेशिक क्षेत्र जो माने जाते हैं, हम उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपको, और उसी पर हम बता देंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है और कैसे कैसे निर्धारण इसका किया जाता है, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि आपको पहले ये जानना होगा कि आर्थिक विकास जब हो रही है तो उसके लिए हमें क्या आवश्यक है। जब किसी देश की तुलना अगर करनी हो तो पहले उस देश के बाजार के साथ हमें जुड़ना भी तो होगा ना। तो उसको जुड़ने के लिए हमें राष्ट्रीय आय समझना होगा कि ये राष्ट्रीय आय है क्या, है ना। तो राष्ट्रीय आय को समझने से पहले आप समझिए कि जीडीपी क्या होता है। ठीक है, ये जीडीपी क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया भी है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, उसका जो है वो सकल घरेलू उत्पाद होता है। एक वित्तीय वर्ष में सभी मौद्रिक मूल्य और अंतिम उत्पाद, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है फाइनेंशियल ईयर में सभी मौद्रिक मूल्य और अंतिम उत्पाद, जीडीपी कहलाता है। मतलब ये एक सपोज ये एक अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से जो जितने सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए गए हैं, ये सारी जो अर्थव्यवस्था है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, इसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा टर्म एनडीपी। एनडीपी अर्थात क्या हुआ, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस इतना ही है कि जीडीपी जो हुआ उसमें से जो मूल्य ह्रास को हम हटा लेते हैं, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन इंग्लिश में कहते हैं, है ना। इस मूल्य ह्रास को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। जब ये हट जाता है तो हमें क्या मिलता है, एनडीपी। अर्थात एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। इसको हम मूल्यह्रास कह देते हैं। मूल्यह्रास होता क्या है, मूल्यह्रास ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि सपोज कि हम बिस्किट बना रहे हैं, बिस्किट बनाने के दौरान मशीन में जो बिजली की खपत लगी, या जो है सो मशीन टूट गया, या जितने प्रकार की ये सब की जो घटनाएं होती हैं, इन सब को हम लास्ट बिस्किट के लास्ट प्रोडक्ट में नहीं जोड़ते हैं, हम सिर्फ रॉ मटेरियल्स वगैरह को जोड़ते हैं। तो ये आपका क्या बन के आता है, ये आपका एनडीपी बनता है जब हम उस मूल्यह्रास को निकाल दें। जब वो मूल्यह्रास नहीं निकाल रहे हैं तब वो जीडीपी है, जीडीपी में वो सारे चीज जोड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही जब हम उससे मूल्यह्रास को हटा लेते हैं तो मेरा क्या बन जाता है, एनडीपी, यानी मूल्यह्रास जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास इज इक्वल टू एनडीपी। तीसरा टर्म आता है जीएनपी, जिसको हम लोग कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये होता है कि जो जीडीपी है आपका, अर्थात जो एक बंद क्षेत्र में जो ये बनाया गया उत्पाद हुआ, जिसमें विदेशी और देशी दोनों थे, तो जीडीपी में जब हम विदेशों में जो नागरिक द्वारा जो आय अर्जित किया गया उसको जोड़ दें, और विदेशियों द्वारा जो देश में अर्जित आय की गई उसको अगर हम घटा दें, तो ये क्या कहलाता है, जीएनपी। जहां एक्स क्या है, ये हो गया आपका देश के नागरिकों का विदेश में इनकम। ठीक है, और एम क्या हो गया कि विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। आप इसको ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको ले रहे हैं कि इंडिया में अगर जीडीपी हमें निकालना है
तो उसमें हम आपको पतंजलि का भी प्रोडक्ट जो आय मिलेगा वो भी शामिल रहेगा, और प्लस में जो डोमिनोज जो शामिल करेगा, डोमिनोज से जो हमें मिलेगा वो भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, ये हो गया जीडीपी। अब जीएनपी क्या होता है? जीएनपी ये होता है कि पतंजलि जो देश में जो आय अर्जित की वो, और प्लस जो पतंजलि विदेश में जो आय अर्जित की वो, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, और जो डोमिनोज देश में जो आय अर्जित किया उसको हम क्या करेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे, माइनस डोमिनोज। डोमिनोज क्योंकि विदेशी कंपनी है, तो इसके द्वारा जो उत्पाद किया गया, इसके द्वारा जो आय अर्जित किया गया, उसको जो हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा जीएनपी निकलेगा। और इसी में जब हम चौथा जो टर्म है एनएनपी, एनएनपी क्या होता है कि जब हम जीएनपी में से मूल्यह्रास को माइनस कर दें, मूल्यह्रास बता चुके हैं क्या होता है, तो वो क्या निकल के आएगा हमारा एनएनपी, यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। ये सब एक वर्ष की कहानी होती है, एक फाइनेंशियल ईयर में जो है वो ये चीज होता है। अच्छा, एनएनपी का इस्तेमाल क्या होता है, एनएनपी का प्रयोग क्या है? तो ये सबसे बेहतर अवधारणा क्यों है? क्योंकि इसमें मात्रा, ठीक है, गुणवत्ता, मूल्यह्रास और बाह्य शक्ति को स्पष्ट करता है, और बाह्य शक्ति को स्पष्ट करता है। तो ये आपका निर्धारण करता है कि एनएनपी कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और यही एनएनपी जो है वो हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। तो आप समझ गए होंगे कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, और राष्ट्रीय आय क्या होता है ना। इसमें फिर दो तीन टर्म और आते हैं कि जैसे एक टर्म होता है स्थिर मूल्य। ये स्थिर मूल्य क्या है? स्थिर मूल्य, ये स्थिर मूल्य क्या है? ये स्थिर मूल्य वो है जो किसी उत्पाद के पीछे के किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य होती है। अर्थात कि जैसे भारत में क्या है कि 2011-12 जो है वो स्टैटिक कॉस्ट माना गया है, स्टैटिक कॉस्ट माना गया। इसी के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो ये हो गया मेरा स्थिर मूल्य। दूसरा होता है आपका चालू मूल्य, है ना, चालू मूल्य, जिसको हम लोग इसको स्टैटिक या कांस्टेंट भी कहते हैं, है ना। और चालू मूल्य क्या होता है? ये होता है करंट प्राइस। करंट प्राइस, करंट प्राइस क्या होगा कि किसी उत्पाद पर जो अधिकतम बिक्री मूल्य है ना, जो एमआरपी है, एमआरपी जो छपा हुआ है, यही आपका क्या कहलाता है, चालू मूल्य कहलाता है। तो हम लोग जो खरीदते हैं वो क्या खरीदते हैं, किस बेसिस पे खरीदते हैं? एमआरपी पे खरीदते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यही हमारा क्या है, ये करंट मूल्य है। और स्थिर मूल्य क्या है? ये गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और भारत में इसका आधार वर्ष कितना है, 2011-12। तो उससे हम आधारित लेते हैं कि हमारे पास जो है वो स्थिर मूल्य के हिसाब से कितना डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आय की गणना जो था सो हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय कैसे होता है। इसकी गणना कैसे होती है, राष्ट्रीय आय की गणना को अब समझते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना, तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसकी तीन विधि है, तीन विधि है। पहला विधि जो है उसको उत्पाद गणना विधि कहते हैं, उत्पाद गणना विधि। ठीक है, जो दूसरी होती है उसको आय गणना विधि कहते हैं। ठीक है, और तीसरी जो होती है उसको उपभोग बचत विधि कहते हैं, बचत विधि कहते हैं। उत्पाद गणना विधि समझ ही रहे हैं कि एक वर्ष में जो उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा जो होगी उसका जो मूल्य ज्ञात किया जाता है उसे अंतिम उपज, है ना। अर्थात वास्तव में ये क्या होता है, ये जीडीपी को ही दर्शाता है। ठीक है, आय गणना क्या हो गई कि जो विभिन्न क्षेत्र में जो कार्यरत व्यक्ति हैं और उसका जो व्यवसायिक उपक्रम है, उसका जो शुद्ध इनकम निकलेगा वही आपका क्या कहला जाएगा,
आय विधि, जिसको हम पर कैपिटा इनकम के जरिए नापते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या हो गया? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कमाई गई आय जो होती है वो पर कैपिटा इनकम होती है, जो उसके जेब में बच रहा है, सब कुछ खर्चा करने के बाद जो उसके पैकेट में, जो पॉकेट में उसके बचा, वही आपका क्या कहलाता है? पर कैपिटा इनकम। और उपभोग बचत विधि क्या है? ये जो है वो कुल आय या तो उपभोग व्यय की जाती है अथवा बचत, है ना, तो वो क्या होता है कि राष्ट्रीय आय को ही हम लोग क्या कहते हैं? उपभोग बचत विधि के जरिए हम लोग उसका पता करते हैं। ये 2011-12 जो आधार है ये कौन तय करेगा? ये सीएसओ तय करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जीडीपी एनएनपी को समझा। तो इसका विदेश में कैसे इस्तेमाल होता है उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसमें 2-3 चीज को ध्यान रखना होगा। विदेश में अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो भुगतान संतुलन होता है। ये भुगतान संतुलन क्या है? तो भुगतान संतुलन वो है कि एक निश्चित, इसको हम लोग कहते हैं पेमेंट बैलेंस। पेमेंट बैलेंस, तो ये क्या होता है कि एक निश्चित अवधि में, है ना, एक सर्टेन टाइम में जो उसके शेष विश्व के साथ जो मौद्रिक सौदों का जो लेखा होता है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं? उसी को हम लोग भुगतान संतुलन कहते हैं। मतलब कि किसी देश के साथ मौद्रिक लेखा जो होता है, मौद्रिक लेखा, उसी को हम लोग भुगतान संतुलन या पेमेंट बैलेंस कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि ये आयात निर्यात से संबंधित नहीं है। ये आयात निर्यात तो है ही, इसके अलावे भी बहुत कुछ इसमें पाए जाते हैं। आयात निर्यात हो गया, है ना, उसके बाद सेवा हो गया, ठीक है, अदृश्य व्यापार हो गया, अदृश्य व्यापार जैसे बैंक हो गया, बीमा हो गया, इन सभी का जो है अदृश्य व्यापार जो है, इन सभी का जो योग किया जाता है, जो लेखा रखा जाता है, वो किस में आता है? भुगतान संतुलन में आता है। अब भुगतान संतुलन 2 प्रकार के, पहले को कहते हैं चालू खाते पर भुगतान संतुलन, चालू खाते पर भुगतान संतुलन, और दूसरा कहते हैं अदृश्य मद। ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं पूंजी खाता। ये कहते हैं पूंजी खाता, पूंजी खाता। चालू खाते में 2 भाग हैं, एक है आपका दृश्य मद और एक है आपका अदृश्य मद। ठीक है, अदृश्य मद। तो चालू खाता क्या है? चालू खाता ये है कि इसमें 2 भाग बांटा गया है, अदृश्य आयात और दृश्य आयात। दृश्य आयात क्या है? जो आयात और निर्यात की वस्तुओं पर जो लेखा जोखा होता है, मतलब कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो लेखा जोखा होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो क्या होता है? दृश्य मद होता है। अदृश्य मद क्या होता है? ये जो है सो सेवा, ब्याज आदि का जो लेखा जोखा करता है वो अदृश्य मद कहलाता है। पूंजी खाता क्या होता है? पूंजी खाता ये होता है कि ये विभिन्न प्रकार के भुगतान और प्राप्तियों का लेन देन करता है। विभिन्न प्रकार के भुगतान और प्राप्तियों का लेन देन, प्रकार के भुगतान और लेन देन, भुगतान व लेन देन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पूंजी खाता कहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब आप समझ लीजिएगा तब आपको यह समझ में आएगा कि विदेश में इसका व्यापार कैसे किया जाता है। हमने पीछे एक टर्म को अंडरलाइन किया था, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, ये विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्या है ना? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो क्या हुआ था कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र वो होते हैं जो किसी देश के भीतर, किसी देश के भीतर, है ना, ये क्या करता है? जो एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जो आयात, निर्यात, उत्पादक शुल्क आदि के संबंध में कुछ ऐसे विशिष्ट सुविधाएं या रियायतें प्रदान करता है जो गैर सेज, जो मतलब कि गैर जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है उनके लिए अनुमान्य नहीं है। मतलब कि देश के भीतर किसी ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का
किसी भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आयात निर्यात आदि का है ना, आयात निर्यात आदि का क्या है, ये जो है वो विशिष्ट छूट प्रदान करता है, उसको हम लोग विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और अभी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 160 प्लस जो है वो एसीजेड क्षेत्र हैं भारत में। ठीक है। तो ये जो है वो आपका एसीजेड विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, और इसी के आधार पे हम लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि कैसे हमारा देश किसी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अब क्या होता है, एक चीज और, एक टर्म है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश को हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या होता है। विदेशी निवेश को दो प्रकार से देखा जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और एक होता है आपका आरबीआई का और एक होता है पोर्टफोलियो निवेश। तो ये क्लास 12 के एनसीईआरटी में फिर विशेष इस पे चर्चा की गई है। तो ये निर्धारित किया जाता है आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। तो जो 8वां चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ये करंट से संबंधित है, जिसमें छोटे छोटे जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे इस पर जो है सो काम किया जा सकता है ना। और ये क्या होता है कि साल दर साल इसमें चेंजेस आते हैं, तो वो साल दर साल चेंजेस आते हैं, तो वो तो एक फैक्चुअल बात है, करंट से संबंधित जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या इसमें बेसिक जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी वो यही चीज है कि कैसे हम किसी देश की तुलना करते हैं। तो इसमें हम मुख्य बातों का ध्यान रखते हैं, जिसमें विदेशी निवेश है ना, एसीजेड विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, आपका भुगतान संतुलन और राष्ट्रीय आय, और फिर आपका एनएनपी जो है, जीडीपी जो है ना, जीएनपी जो है, एनडीपी जो है, और आपका ये सारे चीज पर हम ध्यान रखेंगे तो हम एक देश के विदेशी विनिमय के बारे में हम बात कर पाएंगे। जब क्लास 12 की एनसीईआरटी करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि कैसे जो है वो बैंकिंग सेक्टर और कैसे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज, इन दोनों पे काम होता है। ये हम अगले वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ तक आपका 11th क्लास का एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का समाप्त हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में 12th एनसीईआरटी को लेकर के आएंगे। इसी प्रकार आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम। हम अपने चैनल पे विभिन्न प्रकार के क्लासेस को ला रहे हैं, जिसमें यूपी पीएससी आरओ का एग्ज़ाम है, सिंपल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस बीपीएससी, इन सब पर भी वीडियो आपको प्रदान किए जा रहे हैं। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल है हमारा, इससे आप जुड़िए, आपको उपयोगी इसमें पीडीएफ मिलेंगे, और आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं कि आपको समझने में या किसी प्रकार की कोई समस्याएं हो रही हैं तो उसका निदान किया जाएगा। साथ ही आप जो है वो हम इसका क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी का, वो हम एक वीडियो के जरिए आपको समझा देंगे कैसे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं और कैसे हमें इस पे काम करना चाहिए। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।